हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बिहार बोर्ड 12th का एक मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव टोटल 60 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताने वाला हूं, इंग्लिश का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें कि बहुत सारे ग्रामर रूल्स और कुछ टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन रहेंगे, जिसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 के एनुअल एग्ज़ाम का एक मॉडल सेट को सॉल्व करते हैं। और इसी तरह मैं 2021 और 2022 और 2023 इन सभी के मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर दूंगा, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज़ करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन 1 से लेकर 60 तक इन सभी के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन सभी में से केवल एक ही सही है। और आगे कहते हैं यू हैव टू मेक योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ऑमर सीट आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपने OMR सीट के ऊपर 60 क्वेश्चन में से केवल 50 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, यानी रंगना है। और टोटल मार्क्स जो है 50 है, 60 में से 50 बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इज सीमा टाउट बाय यू, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन वॉइस से दिया गया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे देख लेना है इज सीमा टाउट बाय यू, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और टेंस के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डू यू टीच सीमा, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसी का ये पैसिव में दिया हुआ है और इसका एक्टिव हो जाएगा डू यू टीच सीमा। इसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे भी जो है वॉइस से ही क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। प्रिंसिपल ने स्टाफ मेंबर को इंतज़ार करवाया। तो इस तरह के बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं इसमें तीन चीज़ें का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि सब्जेक्ट जो कि द प्रिंसिपल है, और फिर वर्ब जो कि केप्ट है, और फिर ऑब्जेक्ट। बाकी उधर जो कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं। तीन चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसको हम जो है अगर पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा द स्टाफ मेंबर्स, यानी ये एक्टिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। द स्टाफ मेंबर्स केप्ट है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग होता है।
द स्टाफ मेंबर्स वेयर, कैप्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैप्ट ही। द स्टाफ मेंबर्स वेयर कैप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल, यानी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस आरएम के प्रयोग से दिया हुआ है। मर्सिडीज कार्स डैश मेड इन जर्मनी, तो यहाँ पे क्या है, मर्सिडीज कार्स जो है जर्मनी में बनते हैं, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा आर। अगला क्वेश्चन है, दिस इज माई यंगर सिस्टर, शी इज़ ए ग्रेट पेंटर। तो यहाँ पे इसको कंबाइन करने के लिए बोला जा रहा है। चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, दो सेंटेंस दिया हुआ है, इनको कंबाइन करने के लिए यानी जोड़ने के लिए कह रहा है। तो जोड़ने के लिए दिस, दैट, हूँ, विच, वॉम, इन सब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिस इज़ माई यंगर सिस्टर ए ग्रेट पेंटर, और इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा दिस इज़ माई यंगर सिस्टर ए ग्रेट पेंटर। यहाँ पे कह रहा है यह मेरी सिस्टर है, दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, यह मेरी छोटी सिस्टर है और वह एक बड़ी पेंटर है, महान पेंटर है। तो इनको जो है कंबाइन करके ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, दिस इज़ माई यंगर सिस्टर ए ग्रेट पेंटर। तो सी नंबर सही हो जाएगा इसका। बहुत ईजी रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही ऑफन डैश टू द सिनेमा बिकॉज ही लव्स मूवीज़। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए ऑप्शन दिया है गोइंग, गोज, गो, इज गोइंग। तो ये टेंस से दिया हुआ है, वर्ब को यूज करना यहाँ पे करेक्ट वर्ब को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ऑफन, OFTN, ऑफन। ऑफन मीन्स होता है प्रायः, और ऑफन शब्द का प्रयोग जो है प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आदतों को बतलाने के लिए किया जाता है। तो जब भी आदत का बोध होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है ऑफन। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा इसका प्रयोग ही के साथ यस फॉर्म यानी गोज हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोज। ही ऑफन गोज टू सिनेमा बिकॉज ही लव्स मूवी। वे प्रायः सिनेमा जाते हैं क्योंकि उन्हें मूवीज़ काफ़ी पसंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द सर्वेंट डैश कम व्हेन कॉल्ड। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी टेंस से दिया गया है और ये पास्ट टेंस से है। पास्ट में भी किस टेंस से, यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन कॉल्ड यानी जब बुलाया गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरफ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इधर भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिड नॉट। द सर्वेंट डिड नॉट कम व्हेन कॉल्ड, यानी जब नौकर को बुलाया गया वह नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वी डैश टू लव आवर नेबर्स। चूज द करेक्ट। इसके लिए ऑप्शन दिया है आउट, कुड, शुड, मस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, और तो यहाँ पर जो है नैतिक कर्तव्य बता रहे हैं। तो नैतिक कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम शुड का भी प्रयोग करते हैं ऑप्शन में,
लेकिन नैतिक कर्तव्य का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है आउट टू का। मस्ट का भी प्रयोग होता है, और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू पहले से दिया हुआ है। अगर इस तरह का वाक्य रहता है तो वहाँ पे बिना कुछ सोचे आउट टू का प्रयोग, आउट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आउट में ही टू लगता है, बाकी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं लगता है यहाँ पर। तो वी आउट टू लव आवर नेबर्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, द गर्ल सेड दैट शी लव्ड हर मदर। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, कह रहा है इन्हें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी बहुत इजी रहता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द गर्ल सेड, द गर्ल सेड सही है, और शी लव्ड हर मदर, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका मतलब है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होगा, डायरेक्ट स्पीच जो होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जो है इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो देखते हैं इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, द गर्ल सेड आई लव माई मदर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इट कैन नॉट बी डेनिड दैट डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। इसे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, अच्छे परिणाम उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वर्किंग सच हार्ड, यानी इट कैन नॉट बी डेनिड दैट वर्किंग सच हार्ड विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतना मतलब बहुत अधिक मेहनत जो है अच्छे परिणाम प्रोड्यूस करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड हाउ क्रूएल ऑफ हिम। इसका बोल रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चलिए इसको देखते हैं, और ये दिया गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। तो इस तरह के वाक्यों में सेंटेंस के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब जो यूज हुआ है वो है रिमार्क। तो ही रिमार्क्ड, ही में रिमार्क तो यहाँ पर 2 है, अब दोनों में से 3 है, अब तीनों में से कौन सही होगा इसके लिए ध्यान रखना। हाउ क्रूएल ऑफ हिम, ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूएल ऑफ हिम, ही रिमार्क दैट इट इज़ वेरी क्रूएल ऑफ हिम। तो इधर पास्ट है, इधर भी पास्ट होना चाहिए, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूएल ऑफ हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, आई नीड डैश ए स्टाम्प ऑन दिस लेटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है वर्ब यूज करने के लिए नीड के बाद कौन सा वर्ब यूज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टू पुट। आई नीड टू पुट ए स्टाम्प ऑन दिस लेटर। मुझे इस लेटर के ऊपर एक स्टाम्प पुट करना होगा, पुट करने की आवश्यकता यानी चिपकाने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आई एम नॉट यूज्ड डैश अप सो अर्ली। तो यूज्ड चूज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ भी जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पूछा गया है, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग से पूछा गया है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू गेट। क्योंकि यूज्ड के बाद टू का प्रयोग होता है और टू के बाद हमेशा वर्ब वन यूज होता है, V4 यूज नहीं होता है। तो आई एम नॉट यूज टू गेट अप सो अर्ली, इसका मतलब हुआ मैं इतनी जल्दी नहीं जगा करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दे कंटिन्यूड द मीटिंग डैश 11 PM, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे 11 PM से पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा ये पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई टाइम दिया हुआ रहेगा, फिक्स टाइम 4 o'clock 3 o'clock या 11 PM या 12 AM, कुछ भी रहेगा टाइम, घड़ी का समय, तो उसके पहले जो है एट का यूज करना है। और यदि संडे मंडे सैटरडे या जनवरी फरवरी रहे तो उसके पहले ऑन का यूज करना है। यदि कोई ईस्वी रहता है 2022 2030 कोई भी रहता है, उससे पहले इन का प्रयोग करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट। दे कंटिन्यूड द मीटिंग एट 11 PM। उन लोगों ने 11 बजे तक अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिया गया है, उस चारों में से कौन सा सही है। तो देखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए कमेटी ऑफ 5 men वेयर फॉर्म्ड। 5 लोगों का एक कमेटी तैयार किया गया, बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वी एम डैश इनरोलिंग 10,000 मेंबर्स। तो एक चीज़ याद रखना है, एम शॉर्ट या सूट, इन सब के साथ जो है प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। ठीक है, एम मतलब होता है निशाना लगाना या लक्ष्य रखना। वी एम एट इनरोलिंग 10,000 मेंबर्स, यानी हम लोगों ने 10,000 सदस्यों को नामांकित करने का लक्ष्य बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट वेट
डैश ही कम्स बैक, हमें इंतज़ार करना चाहिए, ही कम्स बैक, वह वापस आएगा। यहाँ पे यूज हो जाएगा अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, यानी इसका यहाँ पे यूज होगा वी मस्ट वेट अनटिल ही कम्स बैक, यानी हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि वह वापस नहीं आता है, जब तक नहीं, तो अनटिल का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपीज़ वॉज पेड टू हिम। 100 रुपीज़, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दिया गया है। 1000 रुपये उसे पेड किए गए, यानी चुकाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आई प्रोमिस्ड डैश इट बाय फ्राइडे, मैंने वादा किया है फ्राइडे तक, यानी शुक्रवार तक, तो यहाँ पे हो जाएगा टू डू। आई प्रोमिस्ड टू डू इट बाय फ्राइडे, मैंने इसे फ्राइडे तक पूरा करने का वादा किया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है सी मैड द चाइल्ड डैश, तो मैड के बाद जो है वर्ब वन यूज होता है, इसको भी याद रखना है। सी मैड द चाइल्ड डैश लाफ, यानी उसने बच्चे को हंसाया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है एंग्री के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, तो एंग्री के बाद जो है एट प्रीपोजिशन का होता है प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही वॉज एंग्री एट मी, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना, वह मुझ पर गुस्सा है या वह मुझसे नाराज़ है, तो एक एंग्री होता है, एक होता है एग्री। अगर एग्री रहता है तो एग्री के बाद जो है विथ का प्रयोग होता है, एग्री का मतलब होता है राजी होना, एग्री विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया ही इज़ वेरी बिजी डैश फॉर जर्नी, और इसका आंसर हो जाएगा टू बी प्रिपेयरिंग, क्योंकि फॉर का प्रयोग जो है नॉट, ही इज़ वेरी बिजी डैश फॉर द जर्नी, टू प्रिपेयर फॉर जर्नी, नो, इसका आंसर सी नहीं, इसका आंसर ए होगा। ही इज़ वेरी बिजी टू प्रिपेयर फॉर द जर्नी, फॉर द जर्नी यानी वह अपनी यात्रा के लिए, यात्रा की तैयारी में बहुत व्यस्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स इज़ कॉल्ड, यानी कई वाइफ यानी कई पत्नियों को रखने की परंपरा या सभ्यता क्या कहलाती है, यानी वैसा कस्टम, वैसा रीति या रिवाज जिसमें कई पत्नियों को रखने की परंपरा हो, उसको क्या बोला जाता है, इसका हो जाएगा पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, ऑप्शन नंबर सी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दिया गया है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनी डैश डैड, ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया है,
तो यहाँ पे टायर्ड देख करके वाज या हैव या हैज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सेंटेंस है, टायर्ड एक एडजेक्टिव है। जेनी इज़ टायर्ड यानी जेनी थका है। अगर वाज रहता तो वाज भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इट इज़ टू लेट डैश आउट फॉर डिनर, चूज द करेक्ट। तो यहाँ पे जो है रिमूव टू से पूछा गया है, तो इस टू के बाद हमेशा टू आता है, याद रखिएगा। इट इज़ टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर, यानी डिनर पर जाने के लिए हम लोग काफ़ी देर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन दिया गया है, तो हर बार स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे इररिलेवेंट पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इररिलेवेंट मतलब होता है असंगत या असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन में पूछा गया है आई मेड डैश फॉर हर बर्थडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केक फॉर हर डॉटर। आई मेड केक फॉर हर डॉटर फॉर हर बर्थडे। आई मेड केक फॉर हर डॉटर फॉर हर बर्थडे। मेड केक टू माई डॉटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई मेड केक फॉर हर डॉटर। यस, क्योंकि यहाँ भी हर है, यहाँ भी हर है। आई मेड केक फॉर हर डॉटर, यहाँ पे ए नहीं होगा, क्योंकि केक एक मेटेरियल पदार्थ है, उसको नापते तोलते उसको गिनते नहीं हैं। आई मेड केक फॉर हर डॉटर, मैंने उसकी बेटी के लिए केक तैयार किया फॉर हर बर्थडे, उनके जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एवरी संडे, जब भी एवरी लगा रहे सेंटेंस में तो समझ जाना है कि ये इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब 1 यहाँ पे दिया हुआ है। आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, मैं प्रत्येक संडे सुबह में टेनिस खेलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक आई डैश ए न्यू कैलकुलेटर, मुझे लगता है कि। तो यहाँ पे जो है आई के साथ नीड यूज हो जाएगा। आई थिंक आई नीड ए न्यू कैलकुलेटर, मुझे लगता है कि मुझे एक नए कैलकुलेटर की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे वो स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन एक और पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। फॉरेन, FOREIGN, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। फॉरेन मीन्स होता है विदेश, प्रदेश। फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। फॉरेन का जो समानार्थक शब्द होता है एब्रॉड, ABROAD, एब्रॉड मीन्स विदेश, प्रदेश, फॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नथिंग कुड बी सेव्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से।
अनफॉर्चुनेटली नथिंग कुड बी सेव्ड, दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं बचा सका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैश यू बीन डूइंग। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यू के साथ हैव यूज होगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 डैश द गर्ल देयर इज ए पीपल ट्री। इसका आंसर हो जाएगा बिहाइंड। बिहाइंड द गर्ल देयर इज ए पीपल ट्री, उस लड़की के पीछे एक पीपल का ट्री है। ऑप्शन नंबर बी प्रीपोजिशन से दिया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में देयर इज नो वन प्रेजेंट अंडर डैश ट्री। इसका जो आर्टिकल यूज होगा यहाँ पर द होगा। देयर इज नो वन प्रेजेंट अंडर डैश ट्री, उस पेड़ के नीचे कोई भी उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ए डैश। एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारे भाषा जानते हैं उसको मल्टी लिंग्विस्ट बोलते हैं, बहुभाषी। इसको हिंदी में बहुभाषी बोलते हैं, जो कई सारे भाषा को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ए लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स इज कॉल्ड डैश। ये भी वही क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यानी ए लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स इज कॉल्ड। एक स्लीपिंग रूम, एक बड़ा सा स्लीपिंग रूम यानी शयन कक्ष जहाँ पर कई सारे सोने के लिए बेड लगे हो, उसको डॉर्मिटोरी बोलते हैं, हॉस्टल नहीं बोलते हैं, डॉर्मिटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। सी लिव्स इन अपार्टमेंट, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह एक अपार्टमेंट में रहती है, भवन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37 से 60 तक बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, यानी बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है रेम्बो पार्ट 2, उससे क्वेश्चन दिया गया है 37 से 60 तक, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 37 में द सिविलाइजेशन इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा सभ्यता जिसे भारत ने विकसित किया है और जो विश्व में कभी पराजित नहीं हो पाया है। ये लाइन है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है महात्मा गांधी के एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे यानी निबंध से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 डोरोथी एल सेयर्स इज डैश। डोरोथी एल सेयर्स क्या है? नॉवेलिस्ट हैं, एक्टर हैं, एसेइस्ट हैं, सिंगर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसेइस्ट यानी निबंधकार, ये निबंध लिखते हैं। डोरोथी एल सेयर्स ने क्लास 12 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक में एक निबंध लिखा हुआ है यानी ऐसे लिखा हुआ है, हाउ इज़ द प्रेस, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है यानी आज़ाद है। बहुत ही अच्छा निबंध है। नेक्स्ट भारत इज माई होम इज़ रिटन बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया? इस सबको मालूम है, ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बिहार के भारत के बहुत प्रसिद्ध तबला वादक भी थे और ये भारत के पहले राज्यपाल थे। उसके बाद ये बिहार के भारत के
राष्ट्रपति भी बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सीगा नोया इज़ ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सीगा नोया शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, तो ये किस देश के हैं? तो सीगा नोया जो है एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लिखी है और जिसका नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट नाम का एक स्टोरी लिखा हुआ है जिसको बिहार बोर्ड क्लास 12th में दिया गया है। सीगा नोया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चोबोकोव इज़ ए डैश। तो चोबोकोव जो है एक कैरेक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। क्लास 12th के इंग्लिश में एक ड्रामा दिया गया है लेसन नंबर 11 में, जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव, जिसको लिखा है एंटन चेखोव ने। इसी ड्रामा का, ये रशियन कॉमेडी ड्रामा है और इसी नाटक से ये कैरेक्टर है चोबोकोव, जो कि एक जमींदार होते हैं और ये नातालिया के फादर होते हैं। तो ये यहाँ पे पूछा गया है चोबोकोव इज ए डैश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लैंड ऑनर, यानी जमींदार थे। चोबोकोव एक जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द डैश। तो बेंजी के माता पिता जाने जाते थे किस नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉनसन्स। यदि जॉनसन में एस लगा देते हैं तो ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, यानी जो बेंजी के फादर एंड मदर दोनों का बोध होता है यहाँ पे जॉनसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पर्ल एस बक वाज डैश। पर्ल एस बक जो कि चीन के बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, उनका एक ट्रेवेलॉग दिया गया है, यानी यात्रा वृत्तांत। क्लास 12th के इंग्लिश में दिया गया है यात्रा वृत्तांत, जो उन्होंने भारत में पहली बार यात्रा की थी उसके बारे में। और उस लेसन का नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यानी पर्यटन की दृष्टि में भारत। इसको पर्ल एस बक ने लिखा है। तो ये पर्ल एस बक कहाँ के राइटर हैं? तो इसको याद रखना है, ये चाइनीज़ राइटर हैं, लेकिन इसका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनके फादर और मदर दोनों चीन में आ गए बिजनेस के सिलसिले में और वहीं पे ये पैदा हुए और वहीं पे पढ़े लिखे, चाइनीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द वेस्टलैंड इज़ ए पोएम बाय डैश। तो वेस्टलैंड एक कविता है जो लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। टी.एस. एलियट, जिसने क्लास 12th के इंग्लिश में मैकेवटी द मिस्ट्री कैट नामक एक लंबी सी कविता लिखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिकेज इज़ फ्रॉम। एक लाइन है माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, यानी मेरे जीवन का रक्त जो है खाली हो जाता है। ये लाइन बोल रहा है कहाँ से लिया गया? तो लिया गया ये क्लास 12th के इंग्लिश के पोएम से, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और ये उस समय का लाइन है जब उसका वाइफ यानी जॉन डन की पत्नी रोने लगती है, तो वह उन्हें समझाते हैं और उन्हें कहते हैं उसके रोने से इसका रक्त भी जो है
सूख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीमायोन एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय। यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया हुआ दो रचना है। एंडीमियन एंड हाइपेरियन, ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको याद रखना है, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, जो कि नेचुरल पोएट कहे जाते हैं, प्राकृतिक कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज फ्रॉम डैश। ये लाइन बोल रहा है कहाँ से लिया गया है, यानी इस लाइन में बोल रहा है कि नर्स की फूल अब जिंदा नहीं बचेंगे। तो नर्सेस फ्लावर एक ऐसा फूल होता है जो सूर्य उगने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये लाइन जो है बोला गया है कहाँ से लिया गया है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने बुढ़ापे के दुख और तकलीफ के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मैक फ्लैक नो इज रिटन बाय। ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है मैक फ्लैक नो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में बर्टन रसेल वाज ए ब्रिटिश हिस्टोरियन मैथमेटिशियन एंड डैश। कह रहा है बर्टन रसेल अंग्रेजी इतिहासकार, गणितज्ञ और क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलोसोफर। बर्टन रसेल इन सभी के अलावा फिलोसोफर भी थे, यानी दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के जानकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटन बाय। तो ये क्वेश्चन भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, और ये दोनों बेहतरीन रचना है R.K. नारायण के द्वारा। R.K. नारायण भारत के बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा है, इसके कारण ये पूरी दुनिया में फेमस है, और इस उपन्यास का नाम है द गाइड, जिस पे फिल्में भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम। कह रहा है जब वह क्रम्बल यानी नष्ट हो जाएगा तो कौन याद करेगा? तो ये कविता है एन एपिताफ। इस कविता में लेखक वाल्टर डिलामेयर, यानी एन एपिताफ कविता के लेखक हैं वाल्टर डिलामेयर। एक छोटी सी कविता है जिसमें मरी हुई लेडी के बारे में इन्होंने 2-4 लाइनें लिखी है। वाल्टर डिलामेयर एन एपिताफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कैम टू बी कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ डैश। तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है जिसका हमारे पास सही आंसर नहीं है, उसको हम स्किप कर देते हैं, और ये रेम्बो पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो मिलेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये कुछ हमें मालूम है उसको भी बता देते हैं। मिल्टन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड आर डैश। तो मिल्टन जो है बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश
पोएट हैं जो कि अंधे हैं और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें कि पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन, ये दो बहुत प्रसिद्ध रचना है और ये दोनों एपिक पोएम हैं। एपिक मीन्स महाकाव्य होता है, जिस तरह रामायण और महाभारत है, इसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन ये दो एपिक हैं, एपिक पोएम हैं, जिसमें उन्होंने जो है पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने बाइबिल से एडम और ईव की स्टोरी को कविता में कन्वर्ट किया है। किस तरह से मनुष्य देवलोक से पृथ्वी पर आए और यहाँ पे किस तरह वो जो है रहना स्टार्ट किया, उसके बारे में इन्होंने इसमें बतलाया है। और इन्होंने यह भी बतलाया है उन्होंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण ये वापस देवलोक में नहीं जा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइड एंड प्रोज्यूडिस इज ए नॉवेल रिटन बाय, ये भी जो बहुत फेमस रचना है, उपन्यास है, नॉवेल उपन्यास है जिसको लिखा गया है जैन ऑस्टन के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। जॉन डन इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज डेस्क वाइल गोइंग टू हिज अननोन जर्नी। तो जॉन डन जो है एक कविता लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये मेटाफिजिकल पोएट है। इसमें यह अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं किसी महत्वपूर्ण काम से, किसी अनजान यात्रा पर जा रहे हैं। तो पीछे किसको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो है उनकी वाइफ, अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। डैश इज़ द डॉटर ऑफ चोबोकोव। तो यहाँ पूछा है चोबोकोव जो जमींदार है उनकी बेटी का नाम क्या है, तो उनकी बेटी का नाम है नतालिया स्टेपनोवा। तो याद रखें नतालिया, इसकी उम्र भी पूछा गया है कई बार परीक्षा में, तो इसको याद रखना है 25 ईयर्स, 25 वर्ष की नतालिया है इस ड्रामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में, हु वाज नॉट राइट इन हिज हेड। तो बोल रहा है इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कौन जो है दिमाग से सही नहीं था, मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर था। वो था बेंजी, जो कि द अर्थ स्टोरी का एक सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है द अर्थ स्टोरी का। और द अर्थ स्टोरी जो है लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके लेखक हैं डोरोथी एल सेयर्स। तो इस तरह से हमने 60 क्वेश्चन देखा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, उसको भी हम अगले वीडियो में ढूंढ करके आपको बता देंगे। तो इस तरह से मैं इस चैनल पर सेक्शन बी के भी क्वेश्चन को मैं आगे बताने वाला हूँ, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे हो गए 115 वर्ड टू 200 वर्ड्स में रहते हैं। उसके बाद कुछ लाइन को एक्सप्लेन करने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं 4 मार्क्स का, उसको भी मैं इस चैनल पर बतलाने वाला हूँ। और फिर पोएम का लाइन दिया जाता है, उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए रहता है, उसको भी सॉल्व करूँगा। और इम्पोर्टेंट लेटर्स भी बताने वाला हूँ, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक से पूछा जाता है, और फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, उन सभी को मैं इस चैनल पर बताने वाला हूँ।
नेक्स्ट समरी, मैंने कुछ कविता